हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर सेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर सेशन में हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रेब्स साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कोई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल ऐसा कह रहा है तो वो क्रेब्स साइकिल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं TCA साइकिल, शॉर्ट में हम TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल ऐसे हम कह सकते हैं। अब तक ग्लाइकोलिसिस जब एंड हुआ तो स्टोरी कैसी थी कि पाइरूवेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका था। अब पाइरूवेट का फेट क्या है, डेस्टिनी क्या है, पाइरूवेट अब आगे कहाँ जाने वाला है, इस बारे में हमें डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो पाइरूवेट अभी तक साइटोप्लाज्म में था। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में है। अब पाइरूवेट को लाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिलेगी पाइरूवेट को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद क्या बना, पाइरूवेट। ओके, सो पाइरूवेट अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरूवेट का कन्वर्जन होने वाला है एसिटिल कोए के फॉर्म में। ओके, सो क्या चीज़ें ज़रूरत है पाइरूवेट के एसिटिल कोए में बदलने के लिए? उसमें एक रिएक्शन होगा जिसमें एक एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एंजाइम है, तीन अलग अलग सब यूनिट्स मिलकर ये बड़ा सा एक एंजाइम बनता है जिसको कहते हैं पाइरूवेट का डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ऐसा नाम है एंजाइम का, जिसका काम क्या है, पाइरूवेट को एसिटिल को ए में कन्वर्ट करना। और उस रिएक्शन के लिए उनको ज़रूरत है कोएंजाइम ASH, सल्फर एंड हाइड्रोजन SH, ठीक है। ये रिएक्शन में इनकी ज़रूरत होती है। उससे बाई प्रोडक्ट क्या बना, CO2, यानी कि एक कार्बन लूज हो गया। पाइरूवेट 3 कार्बन कंटेनिंग था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अगर आप लास्ट लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो यहाँ आपको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, सो कनेक्ट करने के लिए या रिलेट करने के लिए, आपको समझने के लिए लास्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट मैंने कहा था और ईच 3 कार्बन कंटेनिंग। यहाँ पे क्या हुआ, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट है तो यहाँ पे 2 CO2 रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और एसिटिल कोए यहाँ पे बना। एसिटिल कोए अब 2 कार्बन का ही रह गया है, ठीक है। अब एसिटिल कोए डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रही है। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कितने स्टेजेस में ये रिएक्शन होता है। क्रेब्स साइकिल के टोटल 8 स्टेजेस हैं, यानी कि 8 एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम है, पहले हम एंजाइम के नाम देख लेते हैं, हमें काफ़ी ईजी होगा पढ़ने में। तो सबसे पहले एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे हम कहेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 3 अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A। उसके बाद सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। 6th फ्यूमारेट या फिर फ्यूमारेज हम कहेंगे इस एंजाइम को। 7th फ्यूमारेज, जो प्रोडक्ट है वो फ्यूमारेट बनता है, एंजाइम फ्यूमारेज है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और फाइनल लास्ट सिट्रेट सिंथेज, 8 नंबर वाला एंजाइम। ये एंजाइम पहले हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो हर एक स्टेप में कहाँ कहाँ कौन से एंजाइम लगेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टेप्स कैसे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि एसिटिल कोए जो है अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब पाइरूवेट नहीं है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो ख़त्म हो गई है ना। अब एसिटिल कोए हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। एसिटिल कोए कितने कार्बन कंटेनिंग है, 2 कार्बन कंटेनिंग। तो एक बात तो आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं
कि 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिल कोए है ना। पाइरूवेट कितना था, 3 कार्बन कंटेनिंग था, यानी कि क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल का कोए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फाइनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा यूज्ड अप होने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल को चलना पड़ेगा। कैसे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या था, 6 कार्बन कंटेनिंग था, पाइरूवेट कितना कैसा हुआ, 3 कार्बन कंटेनिंग हुआ, है ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा यूज अप होने के लिए, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट को प्रॉपरली यूज अप होने के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। आगे जाके क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोए जो एंटर कर रहा है वो 2 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला नहीं है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज़ करने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलती है, 2 बार चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, एसिटिल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है ऑलरेडी, ठीक है, ये तो बातें हो गई। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम इंपॉर्टेंट है, जिसने कोएंजाइम ASH को यूज़ किया और एक CO2 वहाँ पे रिमूव भी हुआ है, तब जाके ये 2 कार्बन कंटेनिंग बना, ठीक है। अब सिट्रेट सिंथेज, ओके, अगर हम लोग बात करें एकोनिटेज या फिर ओके साइकिल में, जो आप अब जब एसिटिल कोई साइकिल में एंटर करेगा तो वहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, सपोज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है ना। तो वो कितने कार्बन कंटेनिंग है, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट अगर हम बोले मैलेट है, मैलेट के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, उसके बाद सिट्रेट है। इस तरह के क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी कि साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो सिट्रेट है। अब एसिटिल कोए कहाँ एंटर करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और सिट्रेट के बीच में। क्यों, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग है, एसिटिल कोए 2 कार्बन कंटेनिंग है, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटिल कोए टोटल 6 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है और वो बनाता है सिट्रेट। सिट्रेट क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग। ओके, तो यहाँ पहला स्टेप अगर हम इसको कंसिडर करें, ये साइकिल है, यहाँ पे कोई पहला स्टेप है नहीं एक्चुअली, जहाँ से एसिटिल कोई एंटर कर रही है वो पहला स्टेप है। ओके, तो पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है, और फाइनल प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या बनेगा, सिट्रेट सिंथेज है तो सिट्रेट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें जो नेक्स्ट बनने वाला है सिट्रेट सिंथेज के बाद, नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम कहेंगे, प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, प्रोडक्ट फाइनल को कहेंगे, इंटरमीडिएट है वो अब यहाँ पे बनेगा आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट बनेगा। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने एंजाइम को एनलिस्ट किया था ना, है ना, तो यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम है, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के बाद एकोनिटेज एंजाइम है जो कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने वाला है। एकोनिटेज एंजाइम है जो सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, सो ओवरऑल आई होप आपको ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, सिट्रेट में जस्ट पोजीशन की हेराफेरी हुई है, पोजीशन बदला गया है, इसलिए सिट्रेट को हम आइसोसिट्रेट कह रहे हैं। उसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका पोजीशन बदला गया है, इसलिए सिट्रेट का आइसोसिट्रेट पोजीशन वाइज नेमिंग है, ठीक है। तो ये भी एक रेगुलेटेड स्टेप है। अब आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन हुए, कार्बन का भी आप ध्यान रखिए, 6 कार्बन हुए। ओके, अब आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। सो आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनना है तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, हमने क्या एनलिस्ट किया है एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हमने यहाँ पे एनलिस्ट किया है। इसका काम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का, ये बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या बनाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट है 5 कार्बन का और आइसोसिट्रेट है 6 कार्बन का,
अब लॉजिक है कि यहाँ पे कोई कार्बन लॉस हुआ होगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ होगा, तब जाके यहाँ पे एक CO2 रिलीज़ हुआ होगा। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का लॉस या फिर कार्बन का लॉस, तो 5 कार्बन हो गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, अच्छा स्क्रीन पे आपको क्रेब्स साइकिल की पूरी जो साइकिल है वो आपको मैं शो करूँगी। ठीक है, आप हम कंपेयर भी करेंगे क्रेब्स साइकिल का पूरा साइकिल कैसा है, जैसे कि आपने बहुत बार नोटबुक में बनाया भी होगा या आप गूगल भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, सो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के बाद वो होगा सक्सिनिल, हम कह सकते हैं सक्सिनेट बनेगा नेक्स्ट, सक्सिनेट। तो यहाँ पे एंजाइम जो काम करेगा वो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। क्या हमने वही एंजाइम का नाम लिखा है? हमने एंजाइम एनलिस्ट किए थे, एकोनिटेज हो गया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का काम हो गया, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट हो गया, सक्सिनिल कोए, यस कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इस तरह से 1 by 1 अब आगे जाकर फ्यूमरेट बनेगा। ठीक है, सक्सिनेट, हाँ सक्सिनेट को डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के में फ्यूमरेट बनेगा। एंजाइम फ्यूमरेज है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा मैलेट, यानी कि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये साइकिल चल रही है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये साइकिल तो कहीं पे भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे, 11-12 के CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। पर यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सारा साइकिल रटना है नहीं, इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान ये रखना है कि पाइरूवेट कैसे आया माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड बात, सिट्रेट कितने कार्बन का है, आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट कितने कार्बन का है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कार्बन का लॉस हुआ। ठीक है, सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज के यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव रिकार्बोक्सिलेशन हुआ और यहाँ पे भी एक CO2 लॉस हो, कार्बन लॉस होता है, जिसकी वजह से सक्सिनेट यहाँ पे 4 कार्बन का हो जाता है, फ्यूमरेज 4 कार्बन का हो जाता है, मैलेट फ्यूमरेट 4 कार्बन का हो जाता है, मैलेट 4 कार्बन का हो जाता है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड उसी तरह 4 कार्बन का हो जाता है। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि कार्बन का लॉस कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ 6 कार्बन में से 2 कार्बन लॉस हुए, 4 कार्बन बचे, और आगे फिर से एसिटिल कोए 2 कार्बन और ऐड करता है। ये साइकिल चलती रहती है सेल में। ठीक है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बात करते हैं नेट प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ और प्रोडक्ट क्या क्या बना, ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट तो किसका हुआ, स्टार्टिंग से अगर ग्लाइकोलिसिस से देखें तो ग्लूकोज का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्जन हुआ, पाइरूवेट का फिर फाइनली किस में कन्वर्जन हुआ, एसिटिल कोए में कन्वर्जन हुआ। अब एसिटिल कोए में कन्वर्जन हुआ अगर सिस्टम एरोबिक है, अगर सिस्टम अनएरोबिक है तो हमने क्या कहा था, पाइरूवेट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ईस्ट है तो, मसल्स है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मसल्स में, ऐसी बातें की थी हमने। तो ये पाइरूवेट का फ्यूचर था। अभी जो हमने फेट देखा क्रेब साइकिल में घुसने वाला है ना, यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन है। कुछ प्रोकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट की बात कर रहे हैं हम, कुछ प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही, या साइटोसोल हम कह सकते हैं, जहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे भी ऐसी कॉम्प्लेक्स साइकिल्स चल सकती हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेल, न्यूक्लियस या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, हम ऐसा कहते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें सेल साइटोप्लाज्म में ही चलती हैं।
तो अब बात करते हैं, हम एनर्जी की भी बात करेंगे, पर उससे पहले अभी हमने एंजाइम डिस्कस कर लिया है ना, देख लिया है ना एनलिस्ट करके। तो एंजाइम में रेगुलेशन होता है, ठीक है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। रेगुलेशन वाला स्टेप देख लेंगे, पहले एनर्जेटिक्स की बात कर लेते जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पहले तो हम पर एसिटिल कोए देख लेते हैं, मिनिमाइज फॉर्म में वही था ना, एसिटिल कोए पर, यानी कि एक एसिटिल कोए से कितना एनर्जी मिल रहा है वो देखेंगे। NADH कितना मिल रहा है वो देख लेंगे, FADH2 कितना मिल रहा है वो देखेंगे, GTP ATP कितना मिल रहा है वो देखेंगे, CO2 कितना मिल रहा है वो देखेंगे, मतलब मिल रहा है इन द सेंस निकल रहा है। ओके, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP एंड 2 CO2 दिखाया था। डिकार्बोक्सिलेशन में 2 कार्बन रिलीज हुए थे ना, यस। तो इतना तो है एक एसिटिल कोए। अगर 2 एसिटिल कोए हुआ तो क्या है, आपको डबल तो करना है, 3 + 3, 1 + 1, 1 + 1 2, यानी कि टोटल हम क्या कह सकते हैं, पर एसिटिल कोए तो कह दिया, चलो अब कहते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हाल चाल है ये देख लेते हैं। तो 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP और ATP whatever and 4 CO2, करेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया था वैसे ही फाइनल प्रोडक्ट। सो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतना एनर्जेटिक्स मिला बना क्रेब्स साइकिल में। ओके, चलिए, तो अभी तक हम एनर्जी देख रहे हैं ना, 2 NADH सॉरी एंड 2 ATP और 2 NADH कहाँ बना था, ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ पे कितने NADH बने, 6, कितने FADH2 बने, 2, ATP 1, दोनों का मिला के 2, मतलब दोनों का इन द सेंस 2 एसिटिल कोए के या फिर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 2 ATP या GTP और CO2 4 रिलीज़ हुए, 2 एसिटिल कोए। ग्लूकोज की बात की तो फुल हो जाएगी, एसिटिल कोए की बात हो गई तो हाफ हो जाएगी, ठीक है। हम ग्लूकोज की बात करेंगे, हम क्यों सिंगल करें, जैसे आपको समझाने के लिए कहा था। फाइनल तो यही है, फाइनल तो यही है। ओके, अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स की। चलिए, रेगुलेशन जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो रेगुलेशन, हमने ग्लाइकोलिसिस में भी रेगुलेशन पढ़ा है, हर जगह पढ़ना है रेगुलेशन। रेगुलेशन में अब की रेगुलेटेड एंजाइम, सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, जो सबसे पहले ही दिख गया था हमें, है ना। सिट्रेट बनाने के लिए किससे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट बन रहा था, आपके दिमाग में नोट डाउन हो जाना चाहिए। 4 कार्बन, 2 कार्बन एडेड, 6 कार्बन प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके फाइन, सो इट इज़ इनहिबिटेड, सिट्रेट सिंथेज इज़ इनहिबिटेड बाय सिट्रेट। वाह वाह वाह, क्या बात है, सबको किसी को भी समझ में आ जाएगी। सिट्रेट कह रहा है भाई मैं सेल में ज़्यादा हूँ, मुझे मत बना, तो वो जब ज़्यादा है तो वो इनहिबिट कर देता है। ATP भी कह रहा है, ATP कह रहा है भाई मैं बहुत ज़्यादा हूँ सेल में, मुझे मत बना, क्योंकि वही स्टेप आगे जाके ATP बना रही है ना, ATP GTP, तो सिट्रेट बनेगा ही नहीं तो आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। तो सिट्रेट सिंथेज को सिट्रेट ब्लॉक कर सकता है, ATP ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को पहले तो हम देख लेते हैं एक्टिवेट कौन करता है, ऑब्वियसली ADP एक्टिवेट करता है। और इनहिबिट कौन करेगा, भरे भरे लोग, एनर्जी से भरे भरे लोग कहेंगे मत बनाओ, एनर्जी है। कौन है एनर्जी से रिच, पावरफुल, ताकतवर, ATP और NADH, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसकी क्या बात है, इसको इनहिबिट कर रहा है NADH, ये भी तो एनर्जी से भरा भरा है, और सक्सिनिल कोए,
ये दोनों अगर सेल में ज़्यादा हैं तो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को इनहिबिट करेंगे। सेल में कहीं से भी अगर सक्सिनल कोए और NADH ज़्यादा हैं तो वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। और एक बात इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की हमने बात की थी, बोलने से अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे बात की थी। यस, इस पॉइंट में आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कोएंजाइम ASH की बात हुई थी। कोएंजाइम ASH जहाँ पे मैंने ग्रीन से राउंड किया अभी, वो SH उसी साइकिल में फिर से रिकवर होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है जब साइकिल आगे बढ़ती है सक्सिनिल कोएंजाइम के पास, वहाँ पे SH फिर से बनता है और आगे भेजा जाता है, आगे फिर से ये सेल में यूटिलाइज होता है। तो वहीं पे साइकिल चल रहा है, सल्फ़र और हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन वहीं हो रहा है, ठीक है। ये कोएंजाइम के जैसे साथ में काम कर रहे हैं। सल्फ़र जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। बाकी तो 8 एंजाइम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें से मैंने 3 एंजाइम के बारे में आपको उसका रेगुलेटरी रोल बताया, रेगुलेशन बताया किस तरह से सेल में हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे अब आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था ऐसा ही है क्या, है ना। क्या पायरुवेट से एसिटिल कोए कन्वर्ट हुआ? यस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम इन्वॉल्व है, कोएंजाइम ASH इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एसिटिल कोए बन जाने के बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है। पायरुवेट कहाँ था? साइटोप्लाज्म में। एसिटिल कोए बन के कहाँ आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। फिर वो पूरी की पूरी साइकिल चलेगी, सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिट्रेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 4 कार्बन 6 कार्बन, वाई? बिकॉज 2 कार्बन हैज़ बीन एडेड इन द फॉर्म ऑफ एसिटिल कोए। नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यूस 2 बार जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, ठीक है, वहाँ उन स्टेप्स में और सक्सिनेट बन रहा है, वहाँ पे कार्बन लॉस हुआ है आने वाले स्टेजेस में। और वहाँ कार्बन लॉस होने के बाद फिर से स्ट्रक्चर जो है सक्सिनेट का कैसा बन गया? 4 कार्बन कंटेनिंग बन गया, ठीक है। फ्यूमारेट 4 कार्बन कंटेनिंग, मैलेट 4 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि आगे जाके फिर से किसको रिसीव करना है? एसिटिल कोए को रिसीव करना है, ठीक है। सो ये है क्रेब्स साइकिल। इसके रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको भी नोट्स बनाने हैं, कॉलेज गोइंग हैं आप, है ना, और एग्ज़ाम में आपको आंसर्स लिखने हैं, तो अच्छे से कलरफुल डायग्राम्स बनाइए आपके नोटबुक में। एंजाइम्स को अलग कलर दीजिए, प्रोडक्ट्स को अलग कलर दीजिए, कोएंजाइम्स को अलग कलर दीजिए, है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इसी से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वो यहाँ रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेज रहेगा, ठीक है, जहाँ फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि कितनी एनर्जी एक ग्लूकोज से बनी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।